हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे अध्याय 1 फिजिक्स के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सॉल्यूशन। इसमें हम करने वाले हैं इसके जो रिक्त स्थान है उनका सॉल्यूशन, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कि एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है। तो जब भी एकल ऋण आवेश आता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरुआत होती है अनंत से। तो हम यहाँ इस ऑप्शन में लिख देंगे अनंत। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर अनंत लिखना है। उसके बाद दूसरा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातुएं का जो परावैद्युतांक होता है वो भी अनंत होता है। तो यहाँ भी हमें लिखना है अनंत। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल खालिस्तान गुना हो जाएगा। तो जब हम उनके बीच की दूरी को दुगुनी करते हैं तो यहाँ पर दो विद्युत द्विध्रुव है तो उनकी जो दूरी है वो 4 यानी कि 4 गुना हो जाएगी। और जब हम 4 गुना का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा, जो कि दूरी बटे में आती है। इस कारण जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इसका 1/16 गुना हो जाएगा। कितना होगा ये, 1/16 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका ऐसे मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दूरी एल पर स्थित हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एक आवेश और दोनों के मध्य की दूरी। तो एक आवेश यहाँ से कोई ऐसा भी हम क्यू ले लेते हैं तो क्यू इंटू एल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एल इनका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। आवेशित खोखले गोले के खालिस्तान स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो ये होता है उसके सेंटर पर या उसके केंद्र पर। तो हम यहाँ लिख देंगे केंद्र। मूल आवेश का मान खालिस्तान कूलम होता है। तो जो मूल आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम यहाँ लिखा हुआ ही, तो हमें केवल मान लिखना है जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 8वां है यहाँ कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। तो नेट आवेश मतलब कुल आवेश कितना होता है। तो आप जानते हैं कि द्विध्रुव जो है ये दो निकाय से दो आवेशों से मिलकर बनता है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। दोनों का जब हम ऐड करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव खालिस्तान रहता है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम है। तो यहाँ हम लिखेंगे संरक्षित रहता है। आवेश कैसा रहता है, तो आवेश यह संरक्षित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान होती है। तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में हम समान ये रेखाएं खींचते हैं तो होती है समांतर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समांतर। आवेश का विमित सूत्र खालिस्तान है। तो आवेश का विमित सूत्र होता है AT। तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है AT। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, तो उस पर होता है धन आवेश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस वाले रिक्त स्थान में धन आवेश। चलिए अब इसकी जो आगे के प्रश्न है वो आते हैं। यहाँ आता है सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। चलिए हम यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। दो खंड दे रखे हैं, एक खंड अ दे रखा है और एक खंड ब दे रखा है। सही का मिलान सही समय करना है। सबसे पहला है यहाँ पर कूलम बल। तो कूलम बल F का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर।
तो हम इसका जो मिलान है वो यहाँ पर दूसरे खंड ब है उसके सेकंड के साथ कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र ई, तो विद्युत क्षेत्र ई होता है बल बटा आवेश का मान, जो कि यहाँ पर दे रखा है चौथे वाले ऑप्शन में। तो ई बराबर हो जाएगा एफ बटे क्यू। फिर है अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, तो पी का जो मान होता है वो दोनों आवेश और मध्य के जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 5th नंबर पर, तो इसका मिलान हम 5th के साथ में कर देंगे। विद्युत फ्लक्स, तो फाई का जो मान है वो यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर कूलाम के प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसका जो मिलान है वो इसके जो ऑप्शन नंबर 1 है उसके साथ कर देंगे। तो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद लास्ट है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण का मान कितना होता है। तो देखिए एक ही बचा हुआ है पीई साइन थीटा, और इसका मान यही होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसको हम टाउ से बताते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर। क्या आते हैं? एक वाक्य में उत्तर आते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए हम उत्तर दे लेते हैं इनके। पहला पूछा यहाँ पर कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र समान रहता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक समान दूरी पर स्थित आवेशों के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। खाली कंडीशन यही है, केवल यही कंडीशन है कि दोनों आवेश समान दूरी पर व्यवस्थित होने चाहिए। दूसरा है यहाँ पर कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो ये होता है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के कारण। कहाँ पर होता है ये? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के लिए होता है। दूसरा थर्ड है यहाँ पर कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा बिंदु आवेश का, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर दूरी का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर यही आंसर इसका बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा है यहाँ कि किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम अक्षीय निरक्षीय वाला सवाल करते हैं तो हमें दूरी का घन प्राप्त होता है। तो इस कारण से इसका जो मान है, आंसर है, वो हो जाएगा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के लिए। किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए। इसके बाद है अगला यहाँ पर कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पर धनात्मक यानी कि प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। तो रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा ये हमें निकालना है। क्या निकालना है? तो रेशम पर उत्पन्न आवेश की हमें गणना करना है कि ये मान कितना होगा। देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो आवेश संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि जो आवेश होता है उसका केवल हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर धन आवेश इतना हो रहा है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻16, तो जो रेशम है उस पर आवेश का मान हो जाएगा माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। यही आवेश होगा लेकिन उसकी प्रकृति अलग होगी। इसके बाद अगला है यहाँ पर निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी क्या कर दी जाती है? आधी कर दी जाती है, तो उनके बीच विद्युत बल कितना होगा? तो देखिए हमने पढ़ा है कि विद्युत बल जो होता है F E या F लिख लें, F विद्युत बल F जो होता है यह आवेश की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम दूरी को क्या कर रहे हैं?
दूरी को कर रहे हैं आधा। आधा यानी कि r की जगह हम लिखेंगे r/2। क्या लिखना है? r/2 लिखना। देखिए अब यहाँ पर जब हम इस r की जगह r/2 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा व्युत्क्रमानुपाती r/2 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? r/2 का होल स्क्वायर। फिर जब होल स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें मिलेगा f व्युत्क्रमानुपाती ही चलेगा ये 1/r⁴ और बटे में कितना जाएंगे तो 2 का जो वर्ग है वो 4 होता है। बटे में बटा में 4 है तो ये 4 यहाँ से उठकर ऊपर आ जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे f व्युत्क्रमानुपाती 4 × 1/r²। देखिए वापस से प्राप्त हो गया और हमें यहाँ कितना प्राप्त हो गया? हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर 4 प्राप्त हो गया। यदि हम इसको f डैश मान लें जो नया बल यहाँ प्राप्त हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि जो f है डैश है वो 4 टाइम्स है किसके? f के। तो यहाँ पर हमें जो बल का मान मिला है वो मिला है 4 गुना। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 4 गुना। उसके बाद अगला है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा प्रबल है, कौन सा ज़्यादा ताकतवर है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर ये दोनों बल कार्यरत होते हैं तो उस कंडीशन में जो स्थिर विद्युत बल है वो उसका मान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्रबल होता है, स्थिर विद्युत बल। इसके बाद है फिर एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल कितना आवेश होता है? तो नेट कितना आवेश होता है? तो ये 0 होता है। हमने खाली स्थान में देखा था 0 हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दिशा बतानी है तो दिशा किस प्रकार से होती है? तो दिशा इस प्रकार से होती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये तो हमें पता चल गया कि ऋण आवेश से लेकर धन आवेश की ओर होती है, लेकिन किसके समांतर होती है, किसके अनुदिश होती है? तो ये होती है द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है। क्या स्थित है? विद्युत द्विध्रुव स्थित है। उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो देखिए जब एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है जहाँ पर 2 आवेश होते हैं +q और -q, यानी कि इन पर जो नेट आवेश है वो 0 है। जब नेट आवेश ही 0 है तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे इनका 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखिए। 2 मूल गुण लिखने हैं विद्युत आवेश के। तो विद्युत आवेश के जो 2 मूल गुण हैं वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहला गुण है इसका कि यह आवेश संरक्षण का पालन इसमें होता है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल हम ये कर सकते हैं कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये आवेश संरक्षण का नियम इसमें लगता है। आवेश की योज्यता इसमें होती है, यानी कि कोई भी आवेश होता है तो हम उनको उनके चिन्ह के अनुसार धन है तो धन और ऋण है तो ऋण, तो इस प्रकृति के अनुसार हम उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये आवेश के 2 मूल गुण हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमें एक उदाहरण बताना है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हमारे सामने है इस प्रकार से कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक वस्तु है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में, इस पर 2 आवेश हैं, एक +q आवेश ये रहा और एक -q आवेश ये रहा। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो हमने अत्यल्प ली है 2l लिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो वस्तु प्राप्त हुई है, निकाय प्राप्त हुआ है, इस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। उदाहरण की बात करें हम यहाँ पर तो उसके हमने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे कि N2 हो गया, H2 हो गया और O2 हो गया। ये 3 उदाहरण यहाँ पर है, ये इनकी प्रकृति के आधार पर है। उदाहरण ये N2, H2, O2 है। ये विद्युत द्विध्रुव होते हैं। कैसे होते हैं?
यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं कि ऐसे अणु होते हैं ये जिनमें धन आवेशों और ऋण आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं, यानी कि जिन अणुओं के जो केंद्र है द्रव्यमान केंद्र वो संपाती होते हैं तो वो अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और जब ऐसे अणुओं को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि उनके जो द्रव्यमान केंद्र है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के फलस्वरूप वो एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये उदाहरण हो गया N2H2O2, और एक उदाहरण हमारे पास ये है H2 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, है ना, जल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अमोनिया है, NH3 है। तो ऐसे अणु हैं जिनमें धन आवेशों के जो द्रव्यमान है और ऋण आवेशों के जो द्रव्यमान केंद्र है वो संपाती नहीं होते हैं। ये संपाती नहीं होते, जब संपाती नहीं होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। और जैसे जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो खुद ब खुद निर्माण कर देते हैं विद्युत द्विध्रुव का। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है N2H2O2, H2O, HCl और NH3। तो इस प्रकार से हमने इनके जो एक वाक्य में उत्तर थे, जो सही जोड़ी थी और जो रिक्त स्थान थे वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो इसके अधिलघु के प्रश्न थे वो भी कंप्लीट किए हैं और सही विकल्प भी कंप्लीट किए हैं।